हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना कई बार एक पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पहेली को सुलझाने का एक बहुत ही सिंपल, सीधा साधा तरीका है। बस आज हम उसी तरीके को समझने वाले हैं और ट्रांसलेशन को एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो हमारा ये सफर 5 आसान स्टेप्स में पूरा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन आखिर है क्या। फिर हम सेंटेंस के 3 सबसे जरूरी हिस्सों यानी कर्ता, क्रिया और कर्म को पहचानना सीखेंगे। इसके बाद टेंस का क्या रोल है वो समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि प्रैक्टिस से ही असली कामयाबी कैसे मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से। आखिर ये ट्रांसलेशन है क्या? देखिए, ये सिर्फ शब्दों को एक भाषा से दूसरी में बदलना नहीं है। ये तो एक कला है, एक स्किल है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे कोई भी सीख सकता है। इसके लिए किसी खास टैलेंट की जरूरत नहीं, बस सही तरीका पता होना चाहिए। तो सवाल ये है कि शुरुआत करें कहाँ से? देखिए, किसी भी सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले कह सकते हैं कि उसके फाउंडेशनल पार्ट्स को समझना पड़ता है। और इसकी पहली सीढ़ी है वाक्य के पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस को ठीक से जानना। तो चलिए अब सेंटेंस को उसके सबसे बेसिक, सबसे जरूरी हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। यकीन मानिए, एक बार इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को पहचानना आ गया ना, तो समझिए आधा काम तो वहीं खत्म हो गया। देखिए, किसी भी सेंटेंस में ना 3 मेन हीरो होते हैं। पहला कर्ता यानी सब्जेक्ट, जो एक्शन करता है। दूसरा क्रिया यानी वर्ब, जो बताता है कि एक्शन हो क्या रहा है। और तीसरा कर्म यानी ऑब्जेक्ट, जिस पर उस एक्शन का असर होता है। चलिए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। तो अब हम एक जासूस की तरह काम करेंगे। हम पता लगाएंगे कि किसी भी हिंदी सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है और किस पर हो रहा है। और फिक्र मत कीजिए, इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हीरो की, यानी सब्जेक्ट की। बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट वो इंसान या चीज है जो सेंटेंस में एक्शन को कर रहा है, मतलब जो काम कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि सब्जेक्ट को पहचाने कैसे? इसका तरीका ना बहुत ही आसान है। आपको बस पूरे सेंटेंस से एक सवाल पूछना है, कौन, और जो जवाब मिलेगा बस वही आपका सब्जेक्ट है। चलो एक उदाहरण देखते हैं। सेंटेंस है, राम फुटबॉल खेलता है। अब अपना सवाल पूछते हैं, कौन खेलता है? जवाब क्या मिला? एकदम साफ, राम। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ राम। देखा कितना आसान है। ठीक है, सब्जेक्ट तो मिल गया। अब बारी है हमारे दूसरे हीरो की, क्रिया यानी वर्ब की। क्रिया या वर्ब वो शब्द है जो सेंटेंस में हो रहे एक्शन के बारे में बताता है। ये एक तरह से सेंटेंस का एक्शन वर्ड है। अब जरा ये सेंटेंस देखिए, राजेश शाम को 5 बजे गोमती नदी में तैरता है। अब ये सेंटेंस तो काफी लंबा है, इसमें बहुत सारी जानकारी है, लेकिन हमें बस ये ढूंढना है कि असल काम मतलब एक्शन क्या हो रहा है, और वो है तैरता। तो बस तैरता ही इस सेंटेंस का वर्ब है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हीरो पर, कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो इंसान या चीज है जिस पर क्रिया यानी हमारे एक्शन का असर पड़ रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक्शन को रिसीव करता है। और हाँ, ऑब्जेक्ट को पहचानने की भी एक सिंपल ट्रिक है। इस बार सवाल पूरे सेंटेंस से नहीं बल्कि वर्ब से पूछना है। सवाल क्या है? क्या या फिर कहाँ? और जो भी जवाब आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। चलिए अपने पहले वाले उदाहरण पर ही वापस चलते हैं। राम फुटबॉल खेलता है। हमने पता लगाया था कि वर्ब है खेलता। अब अपने वर्ब से सवाल पूछते हैं, क्या खेलता है? जवाब मिला फुटबॉल। तो लीजिए, फुटबॉल ही हमारा ऑब्जेक्ट है। देखा, तीनों हीरो मिल गए। बहुत बढ़िया। तो अब हम सेंटेंस के तीनों जरूरी हिस्से पहचान सकते हैं, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब अगला और सबसे जरूरी कदम है इन हिस्सों को इंग्लिश के हिसाब से सही ऑर्डर में लगाना। और यहीं पर टेंस अपना रोल प्ले करता है। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी है। इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर ज्यादातर बहुत सीधा होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, मतलब एसवीओ। ये हिंदी से काफी अलग है क्योंकि हिंदी में वर्ब अक्सर आखिर में आता है ना? अब देखते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करता है।
मान लीजिए हिंदी सेंटेंस है राम फुटबॉल खेल रहा है। इसमें सब्जेक्ट है राम, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल और वर्ब है खेल रहा है। अब इसे इंग्लिश के एसवीओ फॉर्मूले में फिट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स लगाकर। तो क्या बनेगा? रैम इज प्लेइंग फुटबॉल। देखा, एकदम परफेक्ट। तो हमने नियम तो समझ लिए, फॉर्मूला भी देख लिया, लेकिन असली जादू सिर्फ नियम जानने में नहीं है, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने में है। इसीलिए अब हम इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आ रहे हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। अंग्रेजी में महारत हासिल करने के लिए रट्टा मत मारिए, अभ्यास कीजिए। देखिए, रटी हुई चीजें हम भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज हम प्रैक्टिस करके सीखते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती है। चलिए फटाफट कुछ और उदाहरण देखते हैं। मैं खेलता हूं, इसका बनेगा आई प्ले। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब मैं फुटबॉल खेलता हूं, ये हो गया आई प्ले फुटबॉल, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक और, वह एक पत्र लिखता है, इसका होगा ही राइट्स अ लेटर। फिर से वही SVO। पैटर्न देख रहे हैं? हर बार वही सिंपल लॉजिक काम कर रहा है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार प्रैक्टिस करना। हर दिन बस थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से ही फ्लुएंसी आती है। एक ही दिन में सब कुछ सीख लेने की जरूरत नहीं है, बस रोज कुछ सेंटेंस बनाने की आदत डालनी है। तो अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने का और उन्हें सही ऑर्डर में लगाने का सीक्रेट पता चल गया है। अब असली सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ वो पहला सेंटेंस कौन सा होगा जिसे आप ट्रांसलेट करने वाले हैं।